नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए नव विधान का द्वितीय अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। रात को भोजन करने के लिए पति को बुलाकर रोज की तरह उस दिन भी उषा उनके सामने बैठी थी। केवल सुमेंद्र उसके पास ना था, वह सो गया था या ऐसा ही कुछ हो गया था। शैलेश भोजन करने आए तो उनका मुंह बहुत गंभीर था और होने की बात भी थी। व्यर्थ के प्रश्न करने का उषा का स्वभाव ना था और आज की घटना के संबंध में पति से उसने कोई बात नहीं पूछी और जो जानती ना थी उसे जानने के लिए भी कोई इच्छा प्रकट ना की। स्त्री के इस स्वभाव का परिचय शैलेश ने इन दिनों में कुछ पा ही लिया था। भोजन करते समय उसने मन ही मन क्रोध तो आया किंतु आश्चर्य न हुआ। बराबर नज़र छिपाकर पत्नी के मनोभाव देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन्हें मालूम हो गया आज उषा जानबूझकर सामने की ओर आड़ करके बैठी है और दिन की तरह आज वह भोजन ना कर सके। आज उन्हें खाने की इच्छा नहीं थी, इसके कारण अलग था, तो भी वह बिना पूछे ही मानो गले पड़कर सुना बैठे। अनभ्यस्त खाना पीना 2-4 दिन ही चल सकता है, लेकिन रोज रोज चलाने से उसमें स्वाद नहीं रहता, तब अरुचि अत्याचार में बदल जाती है। बात तर्क की युक्ति से चाहे जैसी भी हो, पर इस प्रसंग में सच नहीं है। यह जानकर उषा चुप ही रही। झूठी बात निश्चय ही झूठी है, यह बताने के लिए प्रमाण देने की प्रवृत्ति उषा की किसी दिन नहीं हुई, लेकिन इस प्रकार चुप रहकर अस्वीकार करने से प्रतिपक्ष का क्रोध और बढ़ जाता है। इसलिए जब शैलेश सोने आए तो अचानक ही कह उठे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, यह मानता हूँ, लेकिन इसलिए क्या आज तुम्हारे सिवा और किसी की कोई व्यवस्था नहीं चलेगी? यह भी तो भारी जुल्म है। ऐसी कठोर बात शैलेश ने प्रथम दिन भी ना कही थी। जान पड़ता है कि उषा मन ही मन बहुत विस्मित हुई, पर मुंह से केवल इतना ही कहा, मैं समझ नहीं पाई। लेकिन इस तरह अत्यंत विनम्रता से कोई बात स्वीकार कर लेने से भी नाराजगी और बढ़ती है। शैलेश ने कहा, तुमको समझना चाहिए था, हम लोगों की शिक्षा, संस्कार और समाज सब उलटकर यदि तुम इस घर को अपने बाप घर जैसा बना डालना चाहो तो स्वयं जैसे आदमियों को बड़ी कठिनाई में पड़ जाना पड़े। जान पड़ता है सुमेंद्र को कल उसकी बुआ के घर पहुंचा देना होगा। तुम क्या कहती हो? उषा, उसकी भलाई के लिए आवश्यक हो तो पहुंचाना ही पड़ेगा। उसके कहने के ढंग से किसी प्रकार का रोष या व्यंग नहीं सुनाई पड़ता था। इससे शैलेश दुविधा में पड़ गए। यह सब किस लिए वे कर रहे थे, इसका कोई दृढ़ एवं सुस्पष्ट कारण भी तो उनके मन में नहीं था, किंतु यह सब दुर्बल प्रकृति के मनुष्य का आभास होता है। वे काल्पनिक मनोव्यथा एवं असंगत अभिमान के द्वार पर पहुंचकर एक एक सीढ़ी करके नीचे ही उतरते जाते थे। मुहूर्त भर मौन रहने के बाद शैलेश ने कहा, हाँ, लोगों का तो यही विश्वास है कि उसके वहाँ रहने की आवश्यकता है। जो समस्त आचार व्यवहार और रीति नीति हम लोग नहीं मानते और ना ही मान सकते हैं, उन्हीं के कारण भाई बहन के बीच में निरर्थक मतभेद हो, समाज में अपने समाज के बीच उपहास का पात्र बनना पड़े, यह मुझे अच्छा नहीं मालूम पड़ता। विरोध में उषा को मुंह खोलने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। अपनी ओर से कोई सफाई देने के लिए प्रयत्न भी नहीं किया, किंतु अचानक उसके मुख से एक दुख से भरी हुई सांस निकल पड़ी। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। सांस शैलेश के कानों तक पहुंच गई। स्वयं उषा ने कलह नहीं की थी, जिससे उसका पक्ष लेकर विवाह के प्रति जिन थोड़े से कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया था, उनमें से एक भी तो स्वयं उषा के मुख से नहीं निकला था। यह बात इतनी सच थी कि इन सब विषयों की और ना तो किसी प्रकार का इशारा किया जा सकता था, न उसे भूला जा सकता था। इसलिए क्षेत्र मोहन के द्वारा के दुष्कर्म का फल भोगने के लिए एक दूसरे आदमी को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसे प्रमाणित करने के लिए शैलेश ने फिर कहा, जिसे विलायत में जाकर पढ़ना लिखना होगा, जिस समाज के लोगों के बीच में उठना बैठना होगा, उसके लिए यह आवश्यक है कि उसे बचपन से ही वैसे वायुमंडल में रखकर पालन पोषण किया जाना चाहिए। बाल्यकाल में उसके हृदय में यदि ऐसे संस्कार डालने का प्रयत्न किया जाए जो उसके भावी जीवन के लिए अनुकूल ना हो, तो बालक के प्रति यह बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है। माता पिता के लिए ऐसा करना बच्चे के साथ बहुत ज्यादती करना होगा। उत्तर के लिए क्षण भर तक प्रतीक्षा कर लेने के बाद शैलेश ने फिर कहा, इस संबंध में यदि तुम कुछ कहने की आवश्यकता ना समझती हो तो कोई बात नहीं। मुंह बंद किए कि केवल लंबी सांस ले लेने में ही मेरी इन बातों का उत्तर नहीं हो जाता।
सौमेंद्र के संबंध में खूब सोच समझकर विचार कर लेने के बाद ही हम लोगों ने ऐसा करने का निश्चय किया था। सौमेंद्र पास ही सो रहा था। इस घर में और कोई स्त्री नहीं थी, इसलिए उषा जब यहाँ आई थी तभी से सौमेंद्र को अपने पास ही सुलाया करती थी। स्नेहपूर्वक बहुत धीरे धीरे उस सोए हुए बालक के ललाट पर बायां हाथ रखकर उसने कहा, तुम जो भी निश्चय करोगे सौमेंद्र की भलाई को ध्यान में रखकर ही करोगे। कोई आदमी इसके सिवा क्या कोई और बात मन में आने दे सकता है? अच्छा है, ऐसा ही करो। कमरे में जितनी बिजली की बत्तियां थीं वे बुझा दी गई थीं। एक कोने में सरसों के तेल का एक दीपक टिमटिमा रहा था। इसी रोशनी के सहारे शैलेश उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गए। समीप ही उषा भी अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। क्षीण आलोक में उसके मुख की ओर देखते हुए वे बोले, इसके सिवा विभा ने सौमेंद्र की पढ़ाई का सारा खर्च भी देने को कहा है। यह भी तो कोई साधारण बात नहीं। उषा अपने कंठ स्वर में उत्तेजना का भाव नहीं आने देती थी। वह सदा शांतिपूर्वक ही बातें करती थी। स्वामी की इस बात के उत्तर में वह बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वे अपने खर्च से पढ़ा लिखा कर हमारे लड़के को मनुष्य बनाए। शैलेश, परंतु बहुत से रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। उषा ने वैसे ही शांत कंठ से कहा, आवश्यकता पड़ने पर रुपए देने ही होंगे, परंतु तुम रात्रि में मत जागो, अब सो जाओ। दूसरे दिन शैलेश संध्या के समय जब कॉलेज और क्लब से लौटकर घर आए तब रसोई घर से एक प्रकार की सुपरिचित और सुप्रिय सुगंधी देखकर मन ही मन पुलकित और विस्मित होकर उन्होंने अपने पढ़ने वाले कमरे में प्रवेश किया। उससे जरा ही देर के बाद चाय और जलपान की सामग्री लेकर जिस व्यक्ति ने दर्शन दिए उसकी ओर मुंह उठाकर शैलेश ने जब देखा तब उन्हें मालूम हुआ कि वह मुसलमान है। रात्रि में भोजन करने के कमरे में बत्ती जल गई। उसमें सजा सजाया टेबल देखकर शैलेश मन ही मन अस्वीकार न कर सके कि मेरा हृदय सचमुच इसके लिए व्यग्र और व्याकुल हो उठा था। डिनर की दो एक ही रकाबी शैलेश समाप्त कर पाए थे कि इतने में उषा आई और कुर्सी खींचकर जरा सी ही दूरी पर बैठ गई। शैलेश का चित्त उस समय प्रसन्न था। उषा से मजाक करते हुए वे बोले, इस स्थान पर आ जाने से तुम्हारी जाति से भ्रष्ट हो जाने की आशंका तो नहीं? शास्त्रों का मत है कि घ्राण के साथ आधा भोजन हो जाता है। जरा सा हंसकर उषा ने कहा, इस तरह की बात से मुंह निकालना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जिस शास्त्र को तुम मानते ही नहीं, उपेक्षा करते हो, उसकी दुहाई तुम्हें शोभा नहीं देती। शैलेश हंस पड़े। उन्होंने कहा, अच्छा, मैंने हार मान ली, परंतु यहाँ मैं शास्त्र की दुहाई न दूंगा। तुम यहाँ से भागना नहीं। मुझे एक बात अवश्य कहनी है। सौभाग्य से मैंने कल तुम्हें जरा सा कोंच दिया, इसलिए तो आज इस तरह के उत्तम पदार्थ प्राप्त करने में समर्थ हो पाया। ठीक है कि नहीं? परंतु इस प्रकार के भोजन की व्यवस्था करने में क्या तुम्हें कुछ अधिक व्यय करना न पड़ेगा? मस्तक हिलाकर उषा ने कहा, नहीं, अपव्यय न किया जाए तो खाने की किसी भी वस्तु में व्यय बहुत अधिक नहीं होता, और आगामी मास से मैं स्वयं ही इस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार कर रही थी। किंतु ध्यान केवल इस बात का रखना चाहिए कि सामान व्यर्थ में खराब ना होने पाए। मैंने घर खर्च के खाते में खाने पीने की चीज़ों के बारे में जैसा लिख रखा है ठीक उसी के अनुसार काम होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। आश्चर्य में आकर शैलेश ने कहा, और भला क्यों नहीं होगा? उषा तुरंत इस बात का उत्तर नहीं दे सकी। क्षण भर तो चुपचाप वह नीचे की ओर देखती रही। बाद में अचानक पति के मुख की ओर एकटक देखते हुए बोली, कल सारी रात सोचते सोचते मैंने जो कुछ निश्चय किया है उसको अनिश्चय के रूप में बदल देने का आदेश मुझे न दीजिएगा। यही तुमसे मेरी विनय है। शैलेश का चित्त करुण हो उठा। उन्होंने कहा, उषा, ऐसा करने के लिए तो मैंने किसी दिन भी प्रयत्न नहीं किया। मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम्हारा सिद्धांत तुम्हारे ही योग्य है, उसमें अधिक उलटफेर होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मैं दुर्बल प्रकृति का मनुष्य हूँ, किंतु तुम्हारा मन वैसे ही सबल है, वैसे ही दृढ़ है। उषा ने पति के मुख से अपनी दृष्टि हटा ली। उसने धीरे से कहा, सचमुच और कुछ होना संभव नहीं। मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच विचार कर देख ली। शैलेश ने निश्चित रूप से समझ लिया कि यह बात सौमेंद्र के ही संबंध में है। हंसकर कहा, भूमिका तो हो गई, अब बतलाओ तुमने निश्चय क्या किया? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तुम्हारा जो निर्णय होगा उसके विरुद्ध काम करने के लिए मैं तुमसे कभी न कहूँगा। क्षण भर उषा चुपचाप बैठी रही। बाद में वह बोली, भैया के यहाँ तो मेरा निर्वाह होता जा रहा था, वहाँ मुझे कोई विशेष कष्ट नहीं था। कल मैं फिर उन्हीं के यहाँ चली जाऊँगी। उनके यहाँ चली जाओगी? लौटोगी कब? उषा, मुझे तुम क्षमा करो, अब मैं लौट ना सकूँगी। मैंने खूब अच्छी तरह सोच समझ ली है, यहाँ मेरा निर्वाह न होगा। यही मेरा अंतिम सिद्धांत है।
उषा की यह बात सुनकर शैलेश मानो पत्थर की मूर्ति बन गए। हृदय के भीतर उनका सारा चित मुकद्दर मार मार कर कह रहा था, लोहे का कपाट बंद हो गया। इस संसार में किसी में भी इतनी शक्ति नहीं कि वह उसे तोड़ डाले। प्रातःकाल निद्रा भंग होने पर शैलेश जब उठे तब सबसे पहले उन्हें ऐसा मालूम पड़ा कि मानो मैं सारी रात स्वप्न देखता रहा। खिड़की से झांककर उन्होंने देखा उषा उस समय अपने नित्य के गृह कार्य में लगी हुई थी। सुमिंद्र उससे खाने को मांग रहा था। सीढ़ी से होकर नीचे की मंजिल में आते समय मुलाकात होने पर उषा ने मुख उठाकर कहा, उसने तुम्हारे लिए चाय तैयार कर दी, किंतु हाथ मुंह धोने में यदि तुम विलंब कर दोगे तो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, जरा शीघ्रता करना। शैलेश ने कहा, अच्छी बात है, तुम जाकर भेज दो, मुझे 1 मिनट की भी देर ना होगी। यह कहकर उछलते हुए जाकर उन्होंने अपने बाथरूम में प्रवेश किया और मन ही मन उन्होंने कहा, मैं भी अच्छा बेवकूफ़ हूँ। पति पत्नी के बीच में जो साधारण मतभेद हो गया था उसके कारण की गई गृह युद्ध घोषणा मैं भीषण की प्रतिज्ञा समझ बैठा। अपने इसी भ्रम के कारण समस्त रात्रि अशांति और दुश्चिंता में व्यतीत की। प्रातःकाल मन में यह सोचकर उन्हें अपने आप पर केवल हंसी ही नहीं आई, बल्कि उन्होंने भीतर ही भीतर लज्जा का भी अनुभव किया। घर गृहस्थी के काम काज के संबंध में जरा सा मतभेद हो जाने से, कहा सुनी हो जाने पर यदि स्त्री स्वामी के घर का परित्याग कर भाई के घर आश्रय ग्रहण करे तब तो संसार में मनुष्य नाम का कोई जीव ही नहीं रह जाता। सुमिंद्र की माँ होती तो यह बहता कि 10-5 दिन के लिए वह ऐसा कर सकती है, परंतु उषा जैसी स्त्री जिसका निर्माण हिंदू आदर्शों पर हुआ है, धर्म और स्वामी को छोड़कर संसार में और तो कोई ऐसा विषय ही नहीं जिसके संबंध की चिंता हो, वह अपने हृदय में स्थान दे सके। यदि वह क्रोध में कही गई एक बात के कारण अपनी जन्म भर की शिक्षा और संस्कार को नष्ट हो जाने देगी तो संसार में और बचा ही क्या। साथ ही इस जरा सी बात के कारण घबरा जाने से बढ़कर पागलपन और क्या हो सकता है। अंत में उतावली के साथ निर्वृत्त होकर 5-6 मिनट के भीतर ही वे अपने पढ़ने वाले कमरे में विराजमान हो गए। नवनियुक्त मुसलमान खानसामा चाय, रोटी, मक्खन, केक आदि प्रातःकाल के खाने की चीजें लेकर उपस्थित हुआ। उस समय शैलेश अचानक चौंक उठे। इन्हीं सब खाद्य पदार्थों के खाने का चिरकाल से उन्हें अभ्यास था। बीच में केवल थोड़े दिनों के लिए छूट गई थी, परंतु आज जब नौकर ये सब सामग्रियां टेबल पर सजाकर चला गया तब इन सब सामग्रियों की ओर देखते ही शैलेश के मन में अरुचि उत्पन्न हो गई। उषा के आने के बाद से जलपान के लिए शैलेश के पास इन सब खाद्य पदार्थों के बदले उसके हाथ की बनी हुई नमकीन कचौड़ी आदि आया करती थी और साथ ही उषा बैठकर अपने सामने उन्हें जलपान कराया करती थी। किंतु आज ना तो उषा की बनाई हुई जलपान की कोई सामग्री थी और ना स्वयं उषा। यह देखकर शैलेश को कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं हुई। केवल एक प्याली चाय की केतली से लेकर उन्होंने अपने हाथ से उड़ेल ली और खानसामा को बुलाकर अन्य सब वस्तुएं उठा ले जाने को कह दिया। अब शैलेश के कान खड़े हुए इस आशा से कि पर्दे की आड़ से अभी एक अत्यंत परिचित पहचानी पैरों की आहट सुनाई पड़ेगी। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि मुझसे यदि पूछा जाएगा कि आज क्यों नहीं कुछ खाया तो इसका कारण गर्माहट के साथ बतलाऊंगा। इस सोच में धीरे धीरे आवश्यकता से कहीं अधिक समय तक पीते पीते उन्होंने चाय का प्याला खाली किया। उस समय तक चाय ठंडी और स्वाद रहित हो गई थी। खानसामा लौटकर आया और खाली प्याला लेकर चला गया, किंतु पैरों की जो आहट सुनने की आकांक्षा शैलेश के मन में थी वह पूरी न हो सकी। कर्मशः दिन चढ़ाया। अब स्नान और भोजन से निवृत्त होकर शैलेश को कॉलेज जाना था। भोजन के समय और दिनों की तरह उषा आज भी आकर उनके पास बैठी। एक एक चीज खाने के लिए स्वामी से जिस प्रकार का आग्रह कर रही थी, उनकी तृप्ति के लिए वह जिस प्रकार यत्न कर रही थी और जिस प्रकार उनसे बातें कर रही थी, उसमें पहले की अपेक्षा किसी प्रकार की भिन्नता है। यह बात शैलेश के अतिरिक्त घर का और कोई आदमी नहीं समझ सका। एक रात्रि में ही एक आदमी बिना प्रयत्न के, बिना आडंबर के कितनी दूर हटकर जा सकता है। यह अनुभव करके वे एकदम से दंग रह गए। कॉलेज जाने की पोशाक पहनने के लिए कमरे में प्रवेश करने पर पहले पहल शैलेश की दृष्टि घर खर्च लिखने की छोटी सी कॉपी पर पड़ी। शैलेश को ऐसा लगा यह कॉपी संभवतः कल से यूं ही पड़ी है, इसकी ओर मेरा ध्यान नहीं गया, अन्यथा मेरे लिए ही उषा इसे अभी रख गई है। यह ना हो तो संभव है, न सत्य है। आज तो महीना खत्म नहीं हुआ है, अकस्मात इसकी आवश्यकता यहाँ पर क्यों पड़ गई। तो भी उनका गले में टाई बांधने का काम अधूरा ही पड़ा रह गया। कुछ तो कौतूहलवश और कुछ अन्य मनसकतावश
वे कॉपी के एक एक पृष्ठ को उलटने लगे। अंतिम पृष्ठ पर उनकी दृष्टि रुक गई। कॉपी के जितने भी पृष्ठ थे उन सभी पर एक ही तरह की बात लिखी हुई थी। वही मछली, शाक, आलू, परवल, चावल के बोरे, केक तथा दूध आदि का दाम, नौकरों की तनख्वाह आदि व्यय का विवरण लिखा हुआ था। कल तक के व्यय की रकम को जोड़कर आज की शेष रकम का उल्लेख है। यह हिसाब लिखने का कार्य उषा ने जिस दिन आरंभ किया था उस दिन वे प्रयाग में थे। पहले दिन का हिसाब जिस पृष्ठ पर लिखा था उसकी ओर वे बड़ी देर तक एक दृष्टि से ताकते रहे। घर खर्च का हिसाब रखने की प्रथा शैलेश की गृहस्थी के लिए केवल 2 दिन की बात थी। इसके पहले ना तो किसी प्रकार का हिसाब लिखने की प्रथा थी और न भविष्य में हिसाब लिखना बंद हो जाने पर गृहस्थी के काम रुक जाने की आशंका। संभव है कि 2 दिन बाद वे स्वयं ही इस बात को भूल जाते। हिसाब की कॉपी के इस पृष्ठ को देखकर आज न जाने कैसी कैसी बातें उनके मन में आ रही थी। कॉपी बंद करके शैलेश ने फिर टाई बांधना आरंभ किया। आज वही बात मन में सबसे अधिक आ रही थी कि संसार में किसी भी वस्तु का मूल्य निश्चित रूप से निर्दिष्ट कर देना संभव नहीं होता। इस कॉपी पर लिखने के कार्य की उपयोगिता की एक दिन सीमा नहीं थी। आज वह दिन भी आ गया जबकि यही कार्य इतना अनुपयोगी हो गया। अंत में कपड़े पहनकर शैलेश जब निकल पड़ी तब हजार इच्छा होने पर भी वे उषा को बुलाकर उससे कोई बात पूछ न सके। शैलेश अपने मन में किसी प्रकार से इस अनिश्चित आशंका को सुनिश्चित दुर्घटना में दृढ़ करने का साहस अपने में खोज निकलने में समर्थ नहीं हो पाए। कॉलेज से अवकाश मिलने पर शैलेश लौटकर घर नहीं आए। सीधे विभा के यहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि मेरा अनुमान नितांत मिथ्या नहीं है। आज उनके बहनोई कचहरी नहीं गए थे। इस बीच में उन पति पत्नी में एक प्रकार से मेल भी हो गया था। यह देखकर शैलेश ने तृप्ति का अनुभव किया। उन्होंने कहा, विभा, सुमेंद्र को बुलाने के लिए तुमने आदमी नहीं भेजा? विभा कुछ कहने ही जा रही थी कि इतने में क्षेत्र मोहन बोल उठे। हाथी का जो ग्राहक था वह अब नहीं है। इसका मतलब? क्षेत्र मोहन ने कहा, तुमने यह कहानी नहीं सुनी? कोई एक शराबी था, नशे की झोंक में एक बार उसने यह इच्छा प्रकट की कि मैं राजा साहब का हाथी मोल लूँगा। दूसरे दिन पकड़कर वह राजा के दरबार में लाया गया और उससे यह पूछा गया कि तुमने ऐसी बेअदबी क्यों की? इसके उत्तर में शराबी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे हाथी की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में जो हाथी का ग्राहक था वह तो अब है ही नहीं, वह चला गया। यह कहकर क्षेत्रमोहन विनोद के भाव से हंसने लगे। अंत में हंसी रुकने पर उन्होंने कहा, शैलेश, यही कहानी सुनाकर भाभी जी से कह देना कि वे अप्रसन्न ना होए। जो वास्तविक ग्राहक था वह अब नहीं है, वह चला गया। माँ को छोड़कर बुआ के पास चले जाने पर लड़का यदि अधिक उन्नतिशील बन सकता है तो ना होगा तो मैं ही कहीं से ऋण आदि लेकर विभा को एक हाथी खरीद दूंगा। ये बातें कह चुकने के बाद क्षेत्रमोहन विभा की दृष्टि बचाकर मुंह दबाए हुए हंसने लगे, परंतु इस हंसी में शैलेश ने कोई योगदान नहीं दिया। किंतु इस हंसी मजाक के कारण विभा का सुषिप्त के गर्भ में पड़ा हुआ क्रोध फिर नवदीप्त हो उठे। इससे अपने आप को संभाल रखने के लिए वे बराबर मुंह बंद ही किए रहे। लज्जित होकर क्षेत्रमोहन ने कहा, शैलेश, मामला क्या है? शैलेश, विभा के कहने पर सुमेंद्र की ओर से मैं बहुत कुछ निश्चिंत हो गया था, किंतु वह प्रबंध जब होने का ही नहीं तब मुझे ही कोई ना कोई और व्यवस्था उसके लिए करनी होगी। क्षेत्रमोहन, अर्थात डायन के हाथ से लड़के को सौंपकर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्यों? ठीक है ना? शैलेश, इस कटुक्ति का उत्तर दिए बिना भी यह बात कही जा सकती है कि उषा शीघ्र ही चली जाने वाली है। चली जाने वाली है? कहाँ जाएगी? जहाँ से आई है, अपने भाई के यहाँ। क्षेत्रमोहन के मुख का भाव अत्यंत गंभीर हो उठा। उन्होंने वक्र दृष्टि से स्त्री की ओर ताक कर कहा, शैलेश, मुझे बहुत कुछ इसी बात की आशंका हो रही थी। विभा ने अभी तक एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला था। स्वामी के सुपरिचित कंठ स्वर का अर्थ उसने समझ लिया, किंतु मुंह फेरकर स्वाभाविक स्वर में ही उसने पूछा, क्यों भैया, क्या तुम मुझे निमित्त बनाकर ही यह व्यवस्था करने जा रहे हो? यदि तुम्हें यही अभिष्ट है कि तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, किंतु इतना मैं कह ही देती हूँ कि एक दिन तुम दोनों ही आदमियों को रोना पड़ेगा। शैलेश ने मस्तक हिलाकर सूचित किया, नहीं। बाद में उस मुसलमान खानसामा के नौकर रखे जाने वाली बात से लेकर आज प्रातःकाल उनके टेबल पर जिस तरह हिसाब लिखने की कॉपी रखी हुई थी वह सारा वृतांत वे आदि से अंत तक बतला गए। अंत में कहा, मैंने उन्हें जाने को नहीं कहा, किंतु वे जाना चाहेंगी तो मैं रोकूंगा भी नहीं। मेरी मित्र मंडली में एक बार तरह तरह की बातें उठ सकती हैं, इससे मेरी कीर्ति नहीं बढ़ेगी, यह बात भी निश्चित रूप से जानता हूँ, किंतु एक बहुत बड़ी भूल का सुधार हो गया, इसके लिए मैं भगवान को आंतरिक धन्यवाद दूंगा। विभा मुंह बंद किए हुए बैठी रही। क्षेत्रमोहन ने भी काफ़ी देर तक किसी प्रकार का कोई मत प्रकट नहीं किया। शैलेश ने कहा,
तुम लोगों को ये सारी बातें बतला देना मेरे लिए आवश्यक हो गया, इसलिए आज मैं आया हूँ। कम से कम तुम लोगों को मेरे संबंध में कोई भ्रम तो नहीं? क्षेत्रमोहन ने खूब जोर से मस्तक हिलाकर कहा, नहीं नहीं, भला ऐसा भी हो सकता है। अच्छा शैलेश, जरा यह बताओ कि भवानीपुर में एक बार बातचीत छिड़ी थी, इस बीच में लोगों ने किसी प्रकार की खबर ली? क्षेत्रमोहन की यह बात सुनकर शैलेश कुछ झुंझला से उठे। उन्होंने कहा, तुम्हारे यह संकेत कितना इतना अशिष्टतापूर्ण, इतना ओछेपन से भरा हुआ है कि अपना क्रोध संभाल रखना मेरे लिए कठिन हो रहा है। क्षमा के पात्र तुम केवल इसलिए हो कि तुम्हारे इस संकेत के कारण कहाँ पर चोट लग रही है इसे तुम नहीं जानते। इस कारण भीतर ही भीतर थोड़ी देर तक उबलने के बाद फिर सीधे होकर बैठ गए। शैलेश के मुंह की ओर ताकते हुए क्षेत्रमोहन ने अत्यंत ही सरलता के साथ स्वीकार कर ले हुए बोले, यह ठीक है, तुम्हारी वह कौन सी जगह है जहां पर चोट पहुंच रही है, यह बात मुझे निश्चित रूप से ज्ञात नहीं। व्यंग से भरे इन वचनों के कारण शैलेश के हृदय में और भी अधिक आघात लगा और तिल मिलाकर कहा, अपनी स्त्री के ही साथ उस दिन तुमने जो व्यवहार किया उसे देखते हुए आज मैं तुमसे इससे अधिक और क्या आशा कर सकता हूँ। तुम्हारे दम्भ पर आघात पहुंचेगा यही सोचकर मैंने कुछ नहीं कहा, किंतु मेरी धारणा है कि बहुत पहले मुझे तुमसे यह बात कह देनी चाहिए। क्षेत्रमोहन जरा सा हंस दिए, बाद में बोले, ठीक ही तो तुमने कहा शैलेश, इट रिमाइंड्स स्त्री के प्रति व्यवहार। इस विषय को तो आज भी मैं ठीक ठाक सीख ही नहीं सका हूँ। इधर सीखने की अवस्था भी व्यतीत हो गई, किंतु इस संबंध में यदि तुम एक पुस्तक लिख जाते भैया तो मेरे जैसे कितने लोगों का बड़ा उपकार होता। अच्छी बात है, तब तक तुम भाई बहन अकेले में जरा देर तक परामर्श करो, मैं भी आता हूँ, कहकर क्षेत्रमोहन उठे और तेजी से पैर बढ़ाते हुए चले गए। शैलेश ने चिल्लाकर कहा, पुस्तक लिखने में तो संभवतः विलंब हो सकता है, इससे तब तक तुम जवानी ही सुन लो। तुमने यह जो आज भवानीपुर वाली बात की चर्चा की है ना, उसके संबंध में मेरा यही कहना है कि वे लोग खबर ले या ना ले, किंतु मुझे उद्योग करके खबर लेनी ही होगी, अवश्य लेनी होगी। यूं ही तो अनावश्यक विलंब हो गया है, क्षेत्रमोहन ने कहा। दूसरे दिन सवेरे ही क्षेत्रमोहन पटलडांगा आकर शैलेश के यहाँ पहुंचे। शैलेश उस समय स्नान करने जा रहे थे। अकस्मात असमय में बहनोई को देखकर वे बहुत विस्मित हुए। कल जो साले बहनोई में इस तरह का घोर विवाद हो गया था, उसके बाद भी इतनी शीघ्रता से स्वेच्छापूर्वक वे दर्शन देने आएंगे, इस बात की आशा शैलेश ने नहीं की थी। मन ही मन कुछ लज्जित से होकर बोले, क्या आज हाईकोर्ट बंद है? यह प्रश्न तो निरर्थक है। तो क्या तुमने प्रैक्टिस छोड़ दी? यह भी निरर्थक प्रश्न है। शैलेश, तो संभवतः मैं भी निरर्थक हूँ। अच्छा, तो यह मेरे स्नान करने का समय, इसलिए संभवतः मुझे इस कार्य से निवृत्त हो जाने भर का तुम्हें समय देना होगा। हाँ, तुम जा सकते हो। भाभी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस मकान में पूजा के लिए कोई स्वतंत्र कमरा नहीं था। सोने के ही कमरे में एक किनारे पर आसन बिछाकर उषा पूजा पर बैठने का आयोजन कर रही थी। कंठ स्वर पहचान लेने पर भीगे हुए बालों के ऊपर आंचल का वस्त्र खींचकर उसने जोर से पुकार कर कहा, आइए। कमरे में प्रवेश करने पर क्षेत्रमोहन ने जो कुछ देखा उसके कारण में बहुत ही संकुचित हो उठे। उन्होंने कहा, असमय में आकर मैंने अत्याचार किया है भाभी जी, परंतु अचानक मायके जाने की आकांक्षा तुम्हारे हृदय में क्यों उत्पन्न हुआ? क्या तुम्हारे पिताजी की तबीयत कुछ खराब है? उषा, पिताजी तो जीवित ही नहीं, तो क्या माताजी की तबीयत खराब है? वे तो पिताजी से पहले ही जा चुकी हैं। अत्यंत ही अधिक विस्मय का भाव प्रकट करते हुए क्षेत्रमोहन ने कहा, तो आप कहाँ जा रही हैं? कौन है? ऐसे स्थान में तो किसी प्रकार भी जाया नहीं जा सकता। शैलेश की बातें जाने दीजिए, हम लोग तो सहमत नहीं हो सकते। मुंह नीचा करके उषा ने धीरे से हंसकर कहा, सहमत ना हो सकेंगे? नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। परंतु क्षेत्र बाबू, मेरा इतना समय तो भैया के ही यहाँ व्यतीत हुआ है, अचल की बात नहीं थी। क्षेत्रमोहन बाबू ने कहा, यदि आप जाने के लिए बिल्कुल तुली ही हुई हैं तो कृपया करके यह बात निश्चित रूप से बतला जाइए कि लौटने में कितने दिन लगेंगे, अन्यथा किसी प्रकार भी ना जाने पावेंगी। उषा चुप रही। क्षेत्रमोहन ने फिर कहा, किंतु सोमेंद्र की देखरेख कौन करेगा? सोमेंद्र की बुआ जो है, वह मेरी स्त्री है, उसकी ओर से मैं तुमसे क्षमा मांग रहा हूँ। उषा मौन रही। तो क्या आप क्षमा की भिक्षा भी नहीं दे सकेंगी? उषा वैसे ही नीचा मुख करे हुए नीरव भाव से बैठी रही। उत्तर के लिए कुछ क्षण तक प्रतीक्षा करने के बाद क्षेत्रमोहन ने एक लंबी सांस लेकर धीरे धीरे कहा, जगत में जब अपराध है तब उसका दुख भोग भी है, रहने की बात भी है, पर इसका विचार क्यों नहीं, क्या आप कह सकती हैं? उषा, अर्थात एक आदमी के अपराध का दंड
एक दूसरे आदमी को क्यों भोगना पड़ता है। मैं केवल इतना ही जानती हूँ, किंतु क्यों भोगना पड़ता है यह मैं नहीं जानती। क्षेत्रमोहन बाबू, कब जाएंगी आप? भैया जिस दिन बुलाने के लिए आ जाएंगे, संभव है कि वे कल ही आ जाएं। क्षण भर की नीरवता के बाद क्षेत्रमोहन ने कहा, एक ऐसी बात है जिसके संबंध में मैंने निश्चय कर रखा था कि मैं आपसे कभी ना बताऊंगा, किंतु आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे यदि मैं गुप्त रखूंगा तो मुझे पाप का भागी होना पड़ेगा। आपके आने से पहले इस मकान में एक अन्य व्यक्ति के आगमन की संभावना हुई थी और मेरा अनुमान है कि उस षड्यंत्र का अभी पूर्ण रूप से अंत नहीं हुआ है। उषा, यह तो मुझे मालूम है, तो क्या आप रुष्ट होकर अंत में उस षड्यंत्र को ही विजय होने देंगी? वाक्य भी समाप्त भी नहीं हो पाया, उषा ने शांत एवं दृढ़ कंठ से कहा, चाहे विजयी हो या परास्त, क्षेत्रमोहन बाबू मुझे आप क्षमा कीजिए। यह कहकर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। इतनी देर के बाद उसने क्षेत्रमोहन के मुख की ओर अपनी दृष्टि उठाई। उस दृष्टि के सम्मुख चकित भाव से क्षेत्रमोहन ताकते ही रह गए। स्त्री से शैलेश ने तो बातचीत करना बंद कर दिया, लेकिन उषा ने नहीं किया। उसके आचरण में लेश मात्र भी परिवर्तन न हुआ। घर गृहस्थी का सारा कामकाज ठीक पहले की तरह ही करती जा रही थी। मुंह खोलकर शैलेश कुछ पूछ नहीं सकते और सबसे बढ़कर मुश्किल हो रही थी कि उन्हें यह बात समझने में कि जो प्राणी इस घर को सदा सर्वदा के लिए छोड़कर जा रहा है, उसके प्रति इतनी माया ममता कैसे बनी। आज सुबह से ही उनके कानों में गया कि दीवार से मैले हाथ पहुंचने के कारण उषा नए नौकर से डांट फटकार कर रही है। यद्यपि अभ्यास के अनुसार कामकाज में भूल भ्रांति उसकी नहीं होती थी, लेकिन हर जगह उसकी सतर्क दृष्टि में तिल मात्र भी शिथिलता शैलेश ने नहीं देखी। उषा को भली भांति जानने का समय उन्हें नहीं मिला, थोड़ा ही जान पाया, लेकिन उस थोड़े ही में यह अच्छी तरह जान गए कि उसके जाने का संकल्प अब विचलित न होगा। जबकि साधारण मानव चरित्र की जो कुछ अभिज्ञता इस उम्र तक उन्होंने संचित की थी, उसके साथ ही एक बड़ा भारी अंतर, मानो एक आंख से हंसना और दूसरी आंख से अश्रुपात करना। शैलेश मन को जैसे एक झूले पर अविश्रांत रूप से घुमा घुमा कर मार रहे हैं। अचानक क्षेत्रमोहन ने आकर सीधे रसोई घर के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी, भाभी जी, प्रसाद पाने में और कितनी देर है? उषा ने आंचल को माथे पर तनिक सा खींच कर हंसकर कहा, यह तो आप अपने साले साहब से पूछ कर आइए, मेरे यहाँ तो सब तैयार हो गया है। क्षेत्रमोहन ने कहा, ठगे जाने वाले पात्र आप नहीं हैं, लेकिन मैं ठगा गया। भोजन का ठाट देखकर भरा पेट होने पर भी लोभ सता रहा है भाभी जी, किंतु पेट खराब हो जाने का डर है। लेकिन निमंत्रण कैंसिल कर देने से काम न चलेगा, और किसी दिन आकर खा जाऊंगा। उषा चुप रही। क्षेत्रमोहन ने कहा, आपका लड़का कहाँ है? आज उसे जाने क्या हुआ, कहने लगा स्कूल नहीं जाऊंगा, किसी तरह थोड़ा खिला पिला कर अभी अभी भेजा है। क्षेत्रमोहन, आपको वह बहुत प्यार करता है। फिर जरा सा हंसकर कहा, अच्छी बात है। आपके उस मायके जाने वाले प्रस्ताव का क्या रहा फिर? यह तो सच तो यह है भाभी जी कि गुस्से में आप जैसी नारी के मुख से भी यदि इस तरह की बंधनहीन बात निकल जाए तो फिर इस संसार में भरोसा करने को और क्या रहेगा। उषा ने इस अभियोग का कोई जवाब न दिया, सिर नीचे किए बैठी रही। क्षेत्रमोहन वहां से फिर शैलेश के स्टडी रूम में जा पहुंचे। शैलेश नहा धोकर शीशे के सामने खड़े बालों में कंघी कर रहे थे। उन्होंने सिर घुमाकर देखा, आज कॉलेज बंद है क्या? नहीं, सिर्फ प्रथम 2 घंटे खाली हैं। क्षेत्रमोहन, हो मजे में हो, लेकिन भाभी जी को मायके भेजने का आयोजन कैसे किया? शैलेश, आयोजन जो करना है सो तो उनके चले जाने के बाद करूंगा। सुना है कल उनके भाई आकर लिवा ले जाएंगे। क्षेत्रमोहन, तुम तो पूरे इडियट हो, ऐसी स्त्री से तुम्हारी पटरी नहीं बैठ सकेगी भाई। उससे तो अच्छा है कि अदला बदली कर लो, तुम भी मजे में रहोगे, मैं भी। शैलेश ने अत्यंत विरक्ति से कहा, अधबूढ़े तो हो गए क्षेत्र, अब इस तरह की भद्दी मजाक करना तो छोड़ दो। क्षेत्रमोहन, छोड़ के अपनी इच्छा से नहीं पाता हूँ भाई, तुम लोगों के व्यवहार से नहीं छोड़ सकता। उन्होंने अत्यंत व्यथा पाकर कहा कि बाप के घर चली जाऊंगी, तो तुमने भी जवाब दिया कि जाती हो तो जा। अभी भवानीपुर मेरे हाथ से गया नहीं है। यह सब कैसा व्यवहार है? दोनों भाई बहन एक ही सांचे में ढले हो। हटाओ जी, मैं सब रफा दफा करके आ रहा हूँ, जाना वाना उनका नहीं होगा, लेकिन अब तुम खोचा मारकर और आघात न करना। अचानक कलाई घड़ी देखकर कहा, काफ़ी देर हो गई, आज चल रहा हूँ, कल पुनः आऊँगा। फिर धीमी आवाज में कहा, कुछ दिन शांति से समझौता करते हुए चलो। अध्यापक के घर की बेटी है, अनाचार सहन नहीं कर सकती। वह सब खाना 2 दिन मत खाओ, इसके सिवा यह सब ठीक भी तो नहीं है।
खर्चे की तरफ ही विचार करके देखो। अच्छा चलूँ भाई, यह कहकर उत्तर की अपेक्षा न करके तेज कदमों से घर के बाहर चले गए। शैलेश कुछ देर स्तब्ध होकर बैठे रहे। क्षेत्रमोहन कब आया, क्या कहा और अचानक क्या कर गया, सोच ही नहीं सके। नौकर ने आकर खबर दी, खाना परोस दिया गया है। उत्तरी बरामदे में नियम अनुसार आसन बिछाकर जगह की गई। रोज की तरह भांति भांति की खाने की चीजें परोसकर उषा पास ही बैठी है। शैलेश सिर झुकाए भोजन करने बैठ गए। बार बार उनकी इच्छा होने लगी कि क्षेत्रमोहन की कही हुई बात को आमने सामने जांच करके समयोचित दो मीठी बातें कर जाएं, लेकिन किसी भी तरह वह बात पूछ नहीं सके। यहाँ तक कि सौमिंद्र के बहाने से भी कोई आलोचना नहीं कर सके और अंत में खाना समाप्त हो जाने पर वे चुपचाप उठ गए। दूसरे दिन सवेरे ही अविनाश आ पहुंचा। शैलेश उस समय हाथ मुंह धोकर स्टडी रूम में चाय पीने जा रहे थे। अकस्मात घर में एक अपरिचित व्यक्ति को देखकर कलेजा धक सा रह गया। पूछा, आप कौन हैं? आगंतुक उषा का छोटा भाई था। उसने अपने आप परिचय देकर कहा, दादा खुद नहीं आ सके, दीदी को ले जाने के लिए मुझे भेजा है। ठीक तो है, ले जाओ। यह कहकर शैलेश ने अपने कमरे में प्रवेश किया। वहाँ नाश्ते की टेबल पर सब चीजें रखी थी, लेकिन सिर्फ एक प्याला चाय लेकर वे आराम कुर्सी पर जा बैठे। बाकी सब सामान ज्यों का त्यों पड़ा रहा। किसी चीज को छूने की भी उनकी इच्छा न हुई। पहले से ही निश्चित था कि उषा के मायके से कोई आकर उसे ले जाएगा, इसलिए अविनाश को देखकर शैलेश को चौंकने का कोई कारण न था। वह आया है इसलिए दूसरे को जाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आखिर तक शायद जाना भी ना हो, किंतु इस विषय में कोई एक निश्चित बात ना जानने तक शैलेश का सारा तनमन कैसा होने लगा, इसकी कोई उपमा नहीं है। आज सवेरे ही क्षेत्रमोहन के आने की बात थी। शायद वे भूल गए या शायद किसी जरूरी काम में फंस गए। सहसा यह आशंका कि मानो उनकी सब आशंकाओं का अतिक्रमण करने लगी। वे आ जाए तो कुछ एक मीमांसा हो जाए, इसी की उन्हें बड़ी भारी जरूरत है। अधैर्य की उत्तेजना से उन्हें भय होने लगा कि कहीं वे अपने आप को रोक ना सके। पीछे ही खुद दौड़े जाकर उषा से कुछ ना पूछ बैठे कि कल क्षेत्रमोहन के साथ उसकी क्या क्या बातें हुई। शैलेश को जैसे अपने ऊपर ही विश्वास नहीं हो रहा था, और इस प्रकार जब घड़ी की ओर ताकते ताकते समय किसी प्रकार कट नहीं रहा था, तब दरवाजे का भारी पर्दा हटाकर जिस व्यक्ति ने सहसा प्रवेश किया वह चित प्रतीक्षित क्षेत्रमोहन नहीं, अविनाश था। शैलेश ने एक बार सिर उठाकर उधर देखा और फौरन एक किताब उठा ली। उनके तन बदन में आग लग गई। अविनाश बैठ ही रहा था कि नाश्ते की चीज़ों पर नजर पड़ते ही उस किनारे की एक चेयर की ओर दूर खींचकर बैठ गया। घर के मालिक उसकी अभ्यर्थना करेंगी यह भरोसा तो शायद उसे ठीक ना था, किंतु जब उसने अपने घर आने का कारण तक ना पूछा, तब अविनाश खुद ही बोला, इसी 2:30 बजे वाली गाड़ी से दीदी जाना चाहती है। जाना चाहती है? शैलेश ने सिर उठाकर कहा, क्यों, मेरी तरफ से क्या उन्हें कोई रोक टोक है? अविनाश बालक है, सहसा इस बात का कोई जवाब नहीं सूझा पड़ा। उसने सिर्फ इतना ही कहा, जी नहीं। दरवाजे के उस पार चूड़ियों की आवाज़ सुनकर शैलेश का पारा और चढ़ गया। उन्होंने कहा, मेरी ओर से उनको जाने के लिए कतई निषेध नहीं। अविनाश चुप रह गया। शैलेश, तुम्हारे दादा के आने की बात थी, वे क्यों नहीं आए? अविनाश ने संकुचित होकर धीरे से कहा, मुझे भेजने की उनकी वैसी कुछ इच्छा ना थी। क्यों? अविनाश चुप रहा। शैलेश, तुम बच्चे हो, तुमसे सब बातें कही नहीं जा सकती, कहने से फ़ायदा भी नहीं। तो भी अगर तुम्हारे दादा कभी जानना चाहे तो उनसे कह देना कि इस मामले में उषा का कुछ दोष नहीं। दोष या भूल अगर किसी का है तो वह मेरी है। मेरा उसे बुला भेजना ही उचित नहीं था। तनिक रुककर फिर बोले, मन में आता था कि मेरे पिता अन्याय कर गए हैं। बहुत दिनों बाद परिस्थितिवश जब समय आया तो सोचा कि अन्याय का प्रतिकार हो जाएगा। तुम्हारी दीदी आ गई तो, किंतु एक दोष ने 100 दोष होकर दर्शन दिए। इस बात का और क्या उत्तर है? अविनाश मौन ही रहा। ठीक इसी समय दूसरी ओर के दरवाजे से क्षेत्रमोहन ने प्रवेश किया। शैलेश ने देख लिया, लेकिन बात वह रोक नहीं सके। कठोर बात का यह स्वभाव ही है कि वह अपने ही भार से आप कठोरतर होती जाती है। उषा आड़ में खड़ी थी। बेचूक निशाना बांधकर वह उत्तेजना से लगातार विद करने लगे। मैंने तुम्हारी बहन से एक दिन शादी की थी, सच है ये बात, लेकिन उन्हें सहधर्मिणी किसी तरह नहीं कहा जा सकता। हम लोगों की शिक्षा, दीक्षा, समाज, धर्म कुछ भी तो एक नहीं है। जोर जबरदस्ती करके उन्हें यहाँ रखकर यदि मैं अपने घर को स्मृति शास्त्र की पाठशाला बना दूं, तो मेरी अकेली छोटी बहन दुख शोभ से पराई हो जाएगी और मेरा इकलौता लड़का कुशिक्षा और कुसंस्कार से परिपूर्ण हो उठेगा।
यह तो मैं हरगिज़ होने ना दूंगा। फिर भी मैं इसके लिए उनका एहसानमंद हूँ कि जो बात मैं मुंह खोलकर कह नहीं पा रहा था उसे कहने के द्रोह कर्तव्य को उन्होंने स्वयं ही संपन्न कर दिया। क्षेत्रमोहन विस्मय से अवाक होकर ताकते रहे। शैलेश लजीला, संकोची और दुर्बल प्रवृत्ति का आदमी है। कोई भयंकर बात उच्चारण करना बिल्कुल ही इसकी प्रवृत्ति के विरुद्ध है, किंतु पागल की तरह आज वह क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। उषा का छोटा भाई लेने के लिए आया है, यह समाचार क्षेत्रमोहन को पहले ही मिल गया था। यह अपरिचित व्यक्ति वही है, इसमें संदेह नहीं। उसी के सामने यह सब क्या। क्षेत्रमोहन व्यग्र अनुनय से दोनों हाथ जोड़कर कह उठे, देखिए, अपनी दीदी से यह सब भूल कर भी मत कहिएगा। उस अपरिचित लड़के ने दरवाजे की ओर उंगली उठाकर सिर हिलाकर कहा, मुझे कुछ भी न कहना पड़ेगा। दीदी बाहर खड़ी अपने कानों से ही सब सुन रही है। बाहर खड़ी है, वहां पर? प्रत्युत्तर में अविनाश के पहले ही शैलेश ने स्पष्ट करके कहा, हाँ मुझे मालूम है क्षेत्रमोहन, वे उधर खड़ी है। उत्तर सुनकर क्षेत्रमोहन स्तब्ध विवरण होकर बैठे रह गए। उस 2-3 घंटे के बाद बहन को साथ लेकर जिस समय अविनाश स्टेशन की ओर रवाना हुआ, उस समय सोमेंद्र था अपनी बुआ जी के घर, उसके पिता थे कॉलेज के कमरे में और क्षेत्रमोहन थे हाई कोर्ट की बार लाइब्रेरी में। दूसरे दिन सवेरे चाय की टेबल पर बैठकर विभा ने पति से कटाक्ष करके पूछा, दादा क्या कर रहे हैं, देखा? क्षेत्रमोहन ने कहा, देखा तो हाथ में एक किताब है, लेकिन जान पड़ता है असल में कर रहे हैं अफसोस। और यह काम तुम कब करोगे? कौन सा, किताब का या अफसोस का? विभा, किताब अब तुम्हारे हाथ में अच्छी न लगेगी, मैं दूसरी चीज के लिए पूछ रही हूँ। क्षेत्रमोहन ने चोट खाकर कहा, भाई को बुलाकर मैके चली जाओगी, तब शायद अफसोस कर सकूं। विभा का मन आज प्रसन्न था, वह नाराज न हुई और बोली, यह काम शायद मैं न कर पाऊंगी, क्योंकि हिंदुत्व का जप तप और छुआछूत की विद्या बचपन से ही मुझे सीखने की सुविधा नहीं मिली। पत्नी की बातों से आजकल अक्सर ही क्षेत्रमोहन असहिष्णु हो जाते थे, परंतु आज क्रोध को दबाकर सहज स्वर में ही बोले, तुम्हारा बहुत भारी दुर्भाग्य है जो तुम्हें वह सब सीखने का सुयोग ही ना मिला। अगर मिला होता तो तुम्हारे दादा के अदृष्ट में इतनी बड़ी विडंबना न होती। यह कहकर वे कमरे से बाहर हो गए। भवानीपुर की जिस सुशिक्षित कन्या के साथ शैलेश के विवाह की चर्चा पहले चली थी, उसी के साथ विवाह का उद्योग फिर आरंभ हुआ। केवल विभा इस बार स्वामी की आंतरिक विरक्ति की आशंका से इस कार्य में प्रकट रूप से योगदान नहीं कर सकी, परंतु उसके मन में सहानुभूति का जो भाव छिपा हुआ था, उसे विभिन्न प्रकार से प्रदर्शित करने से वह विरत नहीं रही। कन्या पक्ष के अनुरोध करने पर क्षेत्रमोहन ने एक दिन जब स्पष्ट रूप से प्रश्न किया, तब विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए शैलेश ने स्वाभाविक भाव से ही कहा, क्षेत्रमोहन, जीवन का अधिक भाग तो व्यतीत हो ही गया, अब तो थोड़े से दिन अवशिष्ट है। इसके लिए नया झंझट अपने ऊपर लादने का साहस मुझे नहीं हो रहा। सोमेंद्र है, तुम लोग आशीर्वाद दो कि वही जीवित रहे। यह सब झंझट मोल लेने की आवश्यकता अब मुझे नहीं। मनुष्य की निष्कपट बातें समझने को बाकी नहीं रहता। शैलेश की ये बातें सुनकर क्षेत्रमोहन ने आज वेदना का अनुभव किया। इसके बाद कचहरी से लौटने पर क्षेत्रमोहन प्रायः शैलेश के घर आने लगे। घर में गृहिणी नहीं थी, संतान नहीं थी, केवल थोड़े से नौकर चाकर मिलकर गृहस्थी चला रहे थे। देखते देखते सारे घर में इतनी विशृंखलता फैल गई कि घर इतना श्रीहीन मालूम पड़ने लगा कि देखकर कलेश का अनुभव किए बिना नहीं रहा जाता था। प्रायः 1 मास का समय व्यतीत हो जाने के बाद क्षेत्रमोहन ने ही फिर बात छेड़ी। उन्होंने कहा, शैलेश, तुम तो मेरे मन का भाव जानते हो, किंतु घर में किसी एक व्यक्ति के रहे बिना जीवन यात्रा का निर्वाह करना कठिन हो जाता है, और विशेषतः वृद्धावस्था में। उमा आज उपस्थित थी। वह बोली, वृद्धावस्था आने में अभी बहुत समय बाकी है। भाभी जी उससे बहुत पहले ही आकर हाजिर हो जाएंगी। क्रोध में आकर कोई स्त्री कितने दिनों तक मायके में पड़ी रह सकती। यह कहकर उमा ने एक बार अपने भाई साहब के मुंह की ओर देखा और एक बार शैलेश के मुंह की ओर, परंतु उन दोनों व्यक्तियों में से किसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। विशेषतः शैलेश का मुख मानो एक मेघाच्छन्न हो उठा, परंतु जब उन्होंने देखा कि उमा अभी तक जिज्ञासामयी दृष्टि से मेरी ओर ताक रही है, तब कुछ क्षण की नीरवता के बाद मस्तक हिलाकर उन्होंने केवल इतना ही कहा, नहीं, वे अब नहीं आएंगी। अत्यंत ही अविश्वास के साथ जोर देकर उमा ने कहा, आएगी नहीं? आएंगी क्यों नहीं, अवश्य आएंगी, और संभव है भी इसी महीने आ पहुंचे। क्यों भैया, क्या ऐसा ना हो सकेगा? उषा का लौटकर आना कितना कठिन है, यह भैया को मालूम था। उसके जाने से पहले शैलेश ने जो कुछ कहा था
उसका अक्षर अक्षर क्षेत्र मोहन के अंतःस्थन में अंकित हो उठा था। उषा किसी काल में भी ये सब बातें भूल सकेगी, इसकी वे कल्पना तक नहीं कर सकते थे। वे यह समझते थे कि शैलेश के पिता ने वधु के प्रति बड़ा अन्याय किया था। बाद में आते जाते जब वह आई तो विभा ने ईर्ष्यावश उसका बहुत अधिक अपमान किया। स्वयं शैलेश ने भी कुछ उठा नहीं रखा और जाते जाते उन्होंने अपमानजनक बातें उषा को कही। परंतु इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए भी हिंदू नारी की शिक्षा और संस्कार को विशेषतः उषा के मधुर चरित्र के साथ मिलाकर क्षेत्रमोहन इस बात का किसी प्रकार भी अनुमोदन नहीं कर सकते थे कि वह स्वामी के गृह का परित्याग करके चली जाए। हिंदू नारी की धर्माचरण नामक जो वस्तु है उससे संस्कार मुक्त आलोक प्राप्त क्षेत्रमोहन का विशेष परिचय नहीं था। उन्होंने उषा के द्वारा किए गए गृहस्थी के सुप्रबंध के साथ जब अपने घर की तुलना की, तब यह देखकर कि एक व्यक्ति में अपने विश्वास पर कितनी अधिक दृढ़ता और आत्म त्याग की कितनी शक्ति है, उन्हें अपना समस्त समाजी मनुष्य शुद्र एवं तुच्छ मालूम पड़ने लगा। उन्होंने उषा में जो विश्वास देखा, वह विश्वास उन्होंने उमा और विभा में नहीं देखा था, और न जाने कितनी स्त्रियों को जानते थे, उनमें भी यह विश्वास नहीं देखा था। भाभी जी जिस आचार का पालन नहीं करती थी, उसी के घर में फिर से प्रवेश कर लेने पर भी उन्होंने एकदम से गृह का परित्याग कर दिया। इस प्रकार दूसरे लोग चाहे कुछ ही क्यों ना करते, किंतु भाभी जी को स्मरण करके उनकी इस मनोवृत्ति की संकीर्णता और तुच्छता के कारण उनका हृदय मानो विस्मय एवं शोभ से एकदम परिपूर्ण हो उठा। उमा प्रसन्न कर क्षेत्रमोहन के मुंह की ओर देखती रही। उत्तर ना पाकर वह आश्चर्य से बोली, क्यों भैया, बताया नहीं? क्यों? उमा, अच्छा, मेरा कहना यह है कि भाभी जी संभवतः इस महीने में ही लौट कर आ सकती हैं। आपका क्या विचार है भैया? क्षेत्रमोहन ने बहन के इस प्रश्न को टाल दिया। उन्होंने कहा, मान लिया जाए कि वे नहीं आती, या आए बिना जैसे इतने दिनों तक उनका निर्वाह हो गया, वैसे ही अवशिष्ट दिन भी बीत सकते हैं, किंतु क्या कोई दूसरा उपाय नहीं है? मेरा यही कहना है। ठीक ठीक, उमा समझ ना सकी। वह निरुत्तर होकर ताकती रह गई। उमा के विस्मय से परिपूर्ण हुए मुख की ओर देखते हुए शैलेश ने कहा, उमा, उनका लौट कर आना मुझे अब उचित नहीं मालूम पड़ता। वे मेरी विवाहिता स्त्री हैं, किंतु उन्हें मैं सहधर्मिणी नहीं कह सकता। उषा के विरुद्ध इस प्रकार का शिष्टता से हीन विचार इंगित करते देखकर क्षेत्रमोहन मनी मन अप्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, जब हम लोगों में धर्म ही नहीं, तब फिर सहधर्मिणी कहाँ से पा सकोगे भाई? उन सब उच्च अंगों की आलोचना की आवश्यकता नहीं। मैं एक ऐसा प्रस्ताव करता हूँ जिससे गृहस्थी के संचालन की एक व्यवस्था हो। अत्यंत ही अधिक विस्मय के साथ शैलेश ने कहा, हम लोगों के धर्म नहीं है? क्षेत्रमोहन, यदि धर्म है तो कहाँ है, जरा दिखलाओ। रोजगार करते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, बस। सहधर्मिणी के बिना भी हम लोगों का काम चल जाता है। जो पहले के लोग थे वे यज्ञ करते थे, पूजा पाठ करते थे, तीर्थ व्रत करते थे, धर्म कर्म में ही वे लोग रहते थे। उन्हें सहधर्मिणी की आवश्यकता थी। हम लोग इसके लिए इतना बखेड़ा क्यों करें? वर्माहित होकर शैलेश ने कहा, क्या सहधर्मिणी यही है, यज्ञ पूजा अनुष्ठान? यह बात समाप्त नहीं हो पाई। क्षेत्रमोहन बोले, वही है भाई, वही है, उसके सिवा और कोई नहीं। तुम भी हिंदू हो, मैं भी हिंदू। बिना दोष ना तो हम पूजा करते हैं, ना मंदिर जाते हैं। विष्णु कृष्ण आदि के चक्कर में पड़कर उनका भजन करने की भी बुरी आदत हम लोगों में नहीं है। स्त्रियां तो और भी अधिक निर्दोष हैं। हम लोग सरलतापूर्वक जीवन व्यतीत करने वाले आदमी अच्छे हैं। क्या होगा 5-7 अक्षरों वाली इतनी बड़ी सहधर्मिणी को लेकर? हम लोगों के पास एक जरा सी स्त्री भर हो, बस उसी से हमारा काम अच्छे से चल जाता है। तुम भाई जरा राजी हो जाओ। भवानीपुर वालों ने मुझे बहुत अधिक परेशान कर रखा है। तुम्हारी बहन की भी बड़ी प्रबल इच्छा है। बात रख लो शैलेश। मुख सियाह करके शैलेश उठ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, क्षेत्रमोहन, तुम मेरा उपहास कर रहे हो। यह मामला देखकर उमा उतावली हो उठी। क्षेत्रमोहन भयभीत हो बार बार कहने लगे, नहीं भाई शैलेश, यदि मैंने कोई ऐसी बात की भी है तो वह तुम्हारी अपेक्षा बहुत अधिक अपने के लिए नहीं की है। शैलेश ने प्रतिवाद नहीं किया, वे केवल निस्तब्ध होकर खड़े रहे। क्षेत्रमोहन ने यह उचित समझा कि बात ना अधिक बढ़ाई जाए। 5-7 दिन अभी चुप रहना चाहिए, जिससे शैलेश का क्रोध और उसकी उत्तेजना शांत हो जाए। बाद में किसी दिन आकर भवानीपुर वाली बात छेड़ी जाएगी। यही निश्चय करके उमा को साथ लेकर वे चले गए। परंतु सप्ताह व्यतीत भी नहीं हो पाया था कि छपरा के हाई कोर्ट में उन्हें एक मुकदमा मिल गया। इससे कलकत्ता छोड़कर उन्हें जाना पड़ा, और जाने से पहले कन्या पक्ष और वर पक्ष की ओर से विवाह को आशा दे गए।
कि मामला जितना निराशाजनक मालूम पड़ रहा है, वास्तव में वह उतना निराशाजनक नहीं है। इसके विपरीत वह सुधर ही गया है। मछली चारे की ओर बढ़ी है। बंसी यदि लग जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज बहुत दिनों के बाद स्त्री से शांतिपूर्वक क्षेत्रमोहन की बातचीत हुई। उमा की जवानी घटना का कुछ कुछ हाल ही विवाह ने सुना था। उसने कहा कि मैं समझती हूँ कि तुम उषा भाभी के परम मित्र हो। तुम भैया के विवाह के लिए फिर उद्योग कर सकते हो। महीना भर पहले तो मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। क्षेत्रमोहन, महीना भर पहले ही क्या, मैं तो अभी भी नहीं सोच सकता हूँ, किंतु अब मैं इस बात को केवल सोचता ही नहीं बल्कि ऐसा हो जाने में भलाई समझता हूँ। उषा भाभी का मित्र मैं अब भी हूँ, साथ ही मैं सदा उनकी शुभकामना ही करूँगा, किंतु जो बात होने की नहीं, जिसके होने से कोई लाभ नहीं, उसके लिए माथा पच्ची करने से लाभ। एक बहुत ही बड़ी जानकार की सी दबी हुई हंसी के द्वारा स्वामी को विद करके विभा बोली, तुम लोग पुरुष ठहरे, कदाचित इसलिए भाभी जी को पहचानने में विलंब हो, किंतु मैंने तो देखते ही उन्हें पहचान लिया। उनके संपर्क में रहने पर हम लोगों का निर्वाह संभव नहीं। क्षेत्रमोहन, विभा, यह तो मैंने अपनी आंखों से ही देख लिया, उनको हट जाना पड़ा। इसके सिवा यह बात निश्चित है कि उन्हें हम लोगों ने अलग अलग ढंग से समझा। यदि जरा सी ही और तरह की बात हुई होती तो आज मामले का ढंग कैसा होता, इस संबंध में बातचीत करना निरर्थक ही है। परंतु तुम्हारी इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ कि भूल मुझसे जरा सी हुई थी। विभा, जाने दो, तुमने यह बात स्वीकार कर ली, इतना ही बहुत है। जब तब तथा रूढ़िवाद की प्रशंसा के चक्कर में तुम इतना अधिक पड़ गए थे कि उसे देखकर मुझे तो बहुत भय मालूम होने लगा। हम लोग भी मुसलमान या ईसाई नहीं, परंतु हम इस बात के लिए घमंड क्यों करें कि हम में से सभी लोग नीच हैं और किसी का छुआ खा लेने पर हमारी जाति चली जाएगी। केवल पुराने ढंग के आचारों का पालन करने पर हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। बात ना तो सच है ना झूठ, इसमें इस तरह सत्य और मिथ्या का सम्मिश्रण होने के कारण क्षेत्रमोहन स्त्री के मुख की ओर चुपचाप ताकते रहे, उत्तर नहीं दे सके। इतने में उमा ने आकर कमरे में प्रवेश किया। कुछ चकित सी होकर वह बोली, भैया क्या है? विभा ने अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखा। वह बोली, क्या भाभी के लिए यही सबसे बड़ा काम था कि वे अपनी जाति को ही बचाती फिरती रहें? मान लो तुम्हारी शिकायत सही है, मेरे ही कारण भैया ने उसका तिरस्कार किया, परंतु ठीक उसी प्रकार तुमने भी तो भाभी के कारण मेरा अपमान नहीं किया। उसी अपमान के कारण क्या मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊं? क्या तुम्हारी यही राय? नहीं, मेरी तो यह राय नहीं विभा, मुझे भी यही मालूम है कि ऐसा तुम कभी कह ही नहीं सकते। उमा की ओर ताककर वह बोली, तुम्हारे भैया ने एक नई वस्तु का ऊपरी भाग देखकर भूल गए। हिंदू धर्म जो रूढ़िवाद है, उसकी शिक्षा हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई, परंतु माता पिता से जो कुछ शिक्षा प्राप्त हुई वह बहुत ही उत्तम है, बहुत ही सत्य है। फिर जरा सा हंसकर बोली, तुम्हारे भैया की यह बड़ी इच्छा थी कि तुम भाभी के पास जाकर उनसे कुछ सीख लो। भाई बैठे बैठे सुनने का समय तो नहीं है, किंतु उनसे तुमने क्या क्या सीख लिया और क्या क्या बाकी रह गया सीखने को, ना हो तो अपने भैया को सब बता दो। यह कहने के बाद विभा मुंह ढके जरा देर तक हंस रही, बाद में चुपचाप बाहर चली गई। क्षेत्रमोहन बैठे रहे। छोटी बहन के सामने स्त्री की ओर से जो व्यंग बाण उनकी ओर आया वह सीधे हृदय में चुप गया, किंतु वे उत्तर नहीं दे सके। हिंदुओं का जो आचार है उससे वे बहुत कुछ भ्रष्ट हो चुके थे, परंतु स्त्रियों की जो आचार निष्ठा थी, जीवन निर्वाह का जो उत्तम ढंग था, वह उन्हें अत्यंत आकर्षित करता था। इसलिए दृष्टि के समक्ष अकस्मात उषा को प्राप्त करके वे मुग्ध हो उठे। उसी के आचरण के कारण आज सबके सामने उनका मस्तक नीचा हो गया। इसी वधु को केंद्र मानकर आत्मीय स्वजनों के बीच में स्त्रियों के समक्ष वे जिस शिक्षा और संस्कार के बड़े गर्व के साथ बार बार चर्चा किए करते थे, उनके केंद्र स्थल में ही आघात लगा। अपने लिए उषा स्वयं जिम्मेदार थी। उसके अन्याय ने किसी को स्पर्श नहीं किया और कर भी नहीं सकता। यह बात जरा जोर देकर कहने की इच्छा होने पर भी जवान रुक जाती थी। इसलिए स्त्री के चले जाने पर उमा के सामने बहुत कुछ अपनी सफाई देते हुए संदेहपूर्ण स्वर में कहने लगे, रूढ़ी सभी विषयों में बुरी होती है उमा, इस बात को मैं अस्वीकार नहीं करता। हिंदू समाज को इस गलती को दूर करना चाहिए, परंतु हम लोग कहीं अधिक बुरे हैं। इस बात को अस्वीकार करने पर तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। भाई और भावज के बीच में जब किसी विषय पर वाद विवाद होता तो उमा सदा मौन ही रहा करती। इसलिए विभा के अनुपस्थिति में वह आज भी निरुत्तर ही बैठी रही। उसी दिन रात्रि में क्षेत्रमोहन ने छपरा के लिए घर से निकलने से पहले विभा को बुलाकर कहा, मुझे आने में संभवतः 4-5 दिन का विलंब होगा। इस बीच मैं भवानीपुर वालों से यदि किसी से मुलाकात हो तो उनसे कहना कि शैलेश को सहमत करने में मुझे सफलता प्राप्त हो जाएगी। विभा ने पूछा, तो क्या भाभी जी अब नहीं लौटेंगी?
क्षेत्रमोहन, नहीं, जितना ही सोचता हूँ उतना मुझे यही मालूम पड़ता है कि शैलेश से अधिक अपराध उन्हीं का है। तुम्हारा ही कहना ठीक है। जो शिक्षा मनुष्य को इतना अधिक स्वार्थ परायण बना देती है, उस शिक्षा का मूल्य किसी युग में चाहे कितना ही क्यों ना हो, किंतु आज उसका कोई मूल्य नहीं। और यदि मूल्य होता तो वह आज गृह त्याग ना करती। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कहकर वे घर से निकले और मोटर में बैठ गए। बाहर काम खत्म करके कलकत्ता आने में उन्हें 5 दिन के स्थान पर 10 दिन का विलंब हो गया। लौटने पर उन्होंने घर में जैसे ही पैर रखा, वैसे ही उमा से उनकी मुलाकात हुई। उसी ने उन्हें यह सूचना दी कि शैलेश बाबू 6 महीने की छुट्टी लेकर प्रयाग चले गए। उन्हें वहाँ गए अभी 2 दिन हुए हैं। इस बार स्कूल से नाम खारिज करवा कर वे सोमेंद्र को भी साथ लेते गए। अचानक ऐसा क्यों किया? उमा, पता नहीं, सोमेंद्र को लेने आए थे, फिर बोले तबीयत ठीक नहीं। विभा के कमरे में प्रवेश करते हुए उसके नाम से क्षेत्रमोहन ने कहा, तबीयत खराब होने की बात ही है, पर ठीक होने की व्यवस्था नहीं है। आगे और कुछ कहने जा रहे थे, किंतु उमा को खड़े रहते देख चुप हो गए। अन्य जूनियर बैरिस्टरों के दिन जिस तरह कटते हैं, उसी तरह क्षेत्रमोहन के भी दिन कटने लगे। जब कभी उन्हें खर्च की तंगी होती तो वे रूढ़िवादी हिंदुओं के रहन सहन की प्रशंसा करते, और जब कभी उनके हाथ में रुपए आ जाते तब उनका कारोबार फिर अपने ढंग पर चलने लगता। शैलेश के वे वास्तव में शुभचिंतक थे। उन्हें वे पहचानते थे। उनका विश्वास था कि उनके जैसे दुर्बल स्वभाव के मनुष्य के द्वारा प्राय सभी कार्य कराए जा सकते हैं। यही सोचकर वे भवानीपुर वाले मामले से अभी निराश नहीं हुए थे। उन लोगों को वे प्राय यही कहकर भरोसा दिया करते कि शैलेश पश्चिम से घूमकर लौटाएं, बस मामला तय हो जाएगा। और भाभी जी से वे पहले की तरह स्नेह किया करते। उनके हृदय में अब भी उनके प्रति श्रद्धा का भाव था। मन ही मन क्षेत्रमोहन कहा करते कि भाभी जी जहाँ भी रहे सुख से रहे, शांति से रहे, आरोग्य रहे। बचपन से ही वे कठोर आचार विचार का पालन करती आ रही हैं, इसलिए उनके स्वभाव में संभवतः कठोरता आ गई है। इसलिए उसे इस लोक की अपेक्षा परलोक से ही अधिक ममता है। स्वामी का परित्याग करके चले जाना भी उनके इसी स्वभाव के कारण इतना सरल हो सका। इसी प्रकार इन लोगों के दिन कलकत्ता में व्यतीत हो रहे थे। ठीक उन्हीं दिनों में 2 मास के पश्चात प्रयाग से अचानक यह समाचार आया कि शैलेश ने इस अल्पावस्था में ही सोमेंद्र का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया है, और स्वयं उन्होंने भी एक भक्त वैष्णव से दीक्षा ग्रहण कर ली है। इन पिता पुत्र का गंगा स्नान का नियम एक दिन के लिए भी भंग नहीं होता। मांस मछली तो जिस गली में से आती है, शैलेश उस गली में पैर तक नहीं रखते। सुनकर उमा चुपके चुपके हंसने लगी। विभा ने कहा, यह तमाशा किसने किया? योगेश बाबू ने। क्षेत्रमोहन, निसंदेह यह समाचार योगेश बाबू के पास से ही आया है, किंतु उनसे इस तरह की घनिष्ठता तो नहीं है कि वे मुझसे मजाक करें। विभा, योगेश बाबू तो भैया के मित्र ही हैं। कुछ देर तक रुककर फिर कहा, उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? यह जानते हो तुम? भाभी का सारा हाल उन्होंने भैया से सुना होगा। साथ ही उन्होंने यह सुना होगा कि इतने आदमियों में से तुम ही एक ऐसे थे जो उनकी पुरानी ढंग की चाल ढाल के भक्त हो गए थे, इसलिए तुमसे इस तरह का मजाक किया है। इसके बाद हंसकर बोली, बहस करने से पहले अगर मुझसे बुद्धि लेते तो मुकदमों में इतना हारना नहीं पड़ेगा। उमा, आज जरा चटपट तैयार हो जाओ। 7 बजे से पहले ना पहुंचने पर लावण्य नाराज हो जाएगी। अपने भाई से कह देना कि गाड़े वक्त कंसल्ट कर लिया करें, हम लोग रकम देते हैं, वे खुश हो जाएंगे। उमा मुस्कुराकर चली गई। योगेश बाबू ने मजाक किया, भाभी अच्छे से समझ गई हैं। इसके 5-6 दिन के बाद एक बड़ी सी चिट्ठी लाकर क्षेत्रमोहन ने स्त्री के सामने फेंक दी। वे बोले, ये चिट्ठी योगेश बाबू के पिता की है। उनकी अवस्था 70-72 वर्ष की है। मेरा उनका प्रत्यक्ष परिचय नहीं, केवल मेरा उनका पत्र व्यवहार ही यदा कदा हुआ करता है। यह तो मैं नहीं जानता कि वे कैसे आदमी हैं, किंतु वे भी यदि मुझसे मजाक करें, यह शोभाजनक ना होगा। चिट्ठी बहुत लंबी थी और बंगला में लिखी हुई थी। विभा ने आदि से अंत तक उसे 2 बार पढ़ा। फिर मुंह ऊपर करके उसने कहा, मामला क्या है? तुम्हें तो 2-1 दिन के लिए चला जाना चाहिए, किंतु मुझे 1 मिनट के लिए भी अवकाश नहीं। विभा, यह कहने से काम ना चलेगा। ऐसे संकट के समय में यदि हम लोग उनके पास ना पहुंचेंगे तो कौन पहुंचेगा? इस चिट्ठी में जितनी बातें लिखी हैं उनमें से अगर आधी भी सच है तो घोर संकट की बात है। सिर हिलाकर क्षेत्रमोहन ने कहा, इस विषय में मैं तुमसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ, किंतु जाऊँ कैसे? साथ ही जाने पर यह संकट दूर हो जाएगा, इस बात का क्या ठिकाना? पति पत्नी मुंह बंद किए बड़ी देर तक बैठे रहे। अंत में एक लंबी सांस लेकर क्षेत्रमोहन ने कहा, शैलेश के लिए सब कुछ संभव है। मानसिक बल नामक की जो वस्तु है वह उसमें है ही नहीं।
भाड़ में जाए वह। दुख केवल इस बात का है कि साथ में लड़के को भी बिगाड़ रहा है। जैसे भी हो सके तुम्हें यहीं से बाधा देनी चाहिए। विभा उदास होकर बैठी रही। वह रोग आकर नाराज होकर सब कुछ कर सकती है, पर बाधा देकर रोकने का साहस उसमें नहीं। इस बात को वह अच्छी तरह जानती है। क्षेत्रमोहन बड़ी देर तक स्थिर भाव से बैठे रहने के बाद धीरे धीरे बोले, संदेह मुझे बराबर ही हुआ करता था, किंतु विभा एक बात निश्चित रूप से मैंने समझ रखी है। तुम्हारे भैया ने उषा को सचमुच प्यार किया था, और इतना अधिक प्यार कि सौमिंद्र की माँ को उतना प्यार कदाचित उन्होंने कभी नहीं किया, और ये उसी की प्रतिक्रिया है। विभा क्रोध हो उठी। वह बोली, इसलिए वे ऐसा करके उसका मन अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखो, भैया मेरे दुर्बल स्वभाव के हो सकते हैं, किंतु नीच नहीं। किसी के लिए भी इस तरह का स्वांग कर बनाने का षड्यंत्र करने की इच्छा उनके मन में नहीं हो सकती। यह प्रतिक्रिया नामक कितनी अद्भुत घटना है, इस बात को भला विभा क्या जानती थी। क्षेत्रमोहन ने यह शब्द पुस्तकों में पढ़ा था, परंतु उनको भी इसके संबंध में विशेष कुछ मालूम नहीं था, इसलिए स्त्री के क्रोध के प्रत्युत्तर में कुछ बोले नहीं। अंधेरे में तर्क करने का साहस नहीं हुआ। प्रतिक्रिया चाहे कुछ भी हो, किंतु काम के मामले में विजय विभा की ही हुई। स्वामी को 2 दिनों में ही काम काज छोड़कर प्रयाग के लिए प्रस्थान करना पड़ा। लौटकर आने पर आदि से अंत तक का विस्तार पूर्वक जो कुछ वर्णन किया, वह जिस प्रकार हास्यास्पद था उसी प्रकार अप्रिय है। योगेश बाबू के मकान के समीप ही शैलेश का भी डेरा था, किंतु शैलेश से मुलाकात नहीं हुई। शैलेश अपने गुरु भाइयों के साथ गुरुजी के चरण कमलों के दर्शन के निमित्त वृंदावन गए थे। उनकी मुलाकात सौमिंद्र के साथ हुई। शास्त्र विधि के ही अनुसार उसका आचार विचार है। वहीं के एक निष्ठावान ब्राह्मण प्रातःकाल और सायंकाल उसे धर्म संबंधी बातों की शिक्षा देने आते हैं। यह कहकर क्षेत्रमोहन ने कहा, मुझे देखते ही उस बेचारे की दोनों आंखें डबडबा आई। उसका चेहरा देखने पर ऐसा मालूम पड़ा मानो इस बेचारे को भोजन का भी कलेश है। विभा के हृदय में इस बालक के प्रति एक प्रकार से स्नेह का भाव था, और यह स्नेह यद्यपि अधिक मात्रा में नहीं था, किंतु यह सुनकर कि बालक प्रदेश में दुख पा रहा है, उसकी आंखें आंसुओं से परिपूर्ण हो उठी। उसने कहा, उसे पकड़ क्यों नहीं लाए? क्षेत्रमोहन, इच्छा नहीं हुई ऐसी बात नहीं, परंतु सोच विचार करने पर मालूम हुआ ऐसा करने से अंत तक का परिणाम अच्छा न होगा। धर्म के भूत से मैं सबसे अधिक घबराता हूँ। शैलेश हम लोगों पर अधिक नाराज हो जाता। आंखें पहुंचकर विभा ने कहा, मैं यदि ऐसा जानती तो स्वयं ही तुम्हारे साथ जाती। चिट्ठी पत्री आना जाना एक तरह से बंद ही थी, फिर भी कलकत्ता के बंधु बांधवों और यार दोस्तों के बीच शैलेश की कृति का प्रचार होना ना रुका, बल्कि जगह जगह विवरण कुछ गहरे फैल गया। भवानीपुर वालों के आगे भी रहस्य छिपा न रह सका। विभा लज्जा के कारण मुंह ना दिखा सकती, केवल पति के आगे दंभ करके कहती, दादा को पहले लौटने दो तो देखूंगी मेरे सामने कैसे यह सब करते हैं। क्षेत्रमोहन कुछ ना कहते। विभा के द्वारा कुछ हो सकेगा विश्वास ना था, लेकिन समाज के संयुक्त नैतिक बल के प्रति उनकी आस्था थी। इधर शैलेश ने 4 महीने की छुट्टी और बढ़वा ली। उससे भी समाप्त होने में अब 2 महीने बाकी हैं। वह नौकरी तो छोड़ नहीं सकेगा, यह निश्चित है। प्रयाग में रहकर गंगा स्नान और छापे तिलक में वह चाहे जितना लगाए, श्री गुरु और गुरु भाइयों का दल ऐसी गंदी सलाह उसे जान जाने पर कभी ना देगा। इसके बाद लौट आने पर एक बार लड़ाई करके देखना होगा। उस दिन चाय पीने बैठे तो क्षेत्रमोहन ने कहा, इस बार अगर उषा भाभी आ जाए तो उन्हें चटपट भाई को बुलाकर बाप के घर भगाने का कौशल ना रचना पड़ेगा। जब तब में दोनों की खूब बनेगी। विभा की आकृति मलान हो गई। इसने पूछा, भाभी के आने की बात सुनी है क्या? नहीं। घड़ी भर विभा चुप रही, फिर उसने हौले से कहा, सुनते हैं गांव में नाना प्रकार के जादू तंत्र मंत्र जादू टोना चलता है, विश्वास करते हो? बिल्कुल नहीं। यदि चलते भी हों तो यह सब वह ना करेंगी। क्यों ना करेंगी? क्षेत्रमोहन, मैं भाभी जी से खुश नहीं, उनके प्रति मेरी अब वैसी श्रद्धा भी नहीं, लेकिन वह यह नीच काम नहीं कर सकती, मैं शपथ लेकर कहता हूँ। विभा को विश्वास ना हुआ, धीरे से कहा, जो तबीयत हो करे, लेकिन लड़के को मैं छुड़ा लाऊंगी। तुम्हारे आगे भी मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। तभी नौकर ने आकर खबर दी कि बंधु 2 बड़े कारपेट मांगने आए हैं। बंधु शैलेश का पुराना नौकर है। विभा ने अचरज से कहा, वह कारपेट ले जाकर क्या करेगा? कहते कहते दोनों स्त्री पुरुष कमरे से बाहर निकाला। बंधु ने सलाम करके अपनी अर्ज कह सुनाई। कारपेट का क्या होगा बंधु? पता नहीं मेम साहब, शायद गाना बजाना होगा। कौन करेगा? साहब के साथ कई आदमी आए हैं, शायद वही करेंगे। दादा आ गए? आ गया शैलेश, क्षेत्रमोहन ने कहा। बंधु ने सिर हिलाकर बतलाया
कि कल रात सभी लौट आए हैं। नौकर कारपेट लेकर चला गया। दोनों ही नतमस्तक चुपचाप खड़े रहे। उस दिन किसी तरह धीरज रखकर क्षेत्रमोहन दूसरे दिन शाम को विभा और उमा को साथ लेकर साले के घर पहुंचे। स्टडी रूम में प्रवेश किया तो बाधा आ पड़ी। दरवाजे पर वह भारी पर्दा न था। भीतर का सब कुछ दिखाई दे गया। एक दिन में मकान की शक्ल सूरत ही बदल गई। किताबों की अलमारियां जरूर हैं, लेकिन उस पर कोई असबाब नहीं। फर्श के ऊपर कंबल और कंबल के ऊपर सफ़ेद जाजिम और जाजिम के ऊपर दो हट्टे खट्टे गोल मटोल आदमी विराजमान थे, जिनकी संपूर्ण देह पर हरि नाम के छापे लगे थे। गले में मोटी मोटी तुलसी की मालाएं पड़ी थी। सहसा साहब मेम साहब को देखकर दोनों घबरा गए। उनकी शांति में विघ्न न डालकर तीनों ऊपर जीने की ओर बढ़ने लगे तो उड़िया महाराज ने मना करते हुए कहा, ऊपर के कमरे में गोसाइन जी विराजमान है। ये गोसाइन कौन? महाराज चुप। साहब कहाँ हैं? उत्तर में उसने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया। तब क्षेत्रमोहन उसी जगह खड़े होकर शैलेश शैलेश कहकर चिल्लाने लगे। दौड़ा आया सोमेंद्र। सहसा लड़के की वेशभूषा और चेहरा देखकर विभा रो पड़ी। शरीर पर सफ़ेद धोती, माथे पर बड़ा सा टीका, गले में तुलसी की माला। उसने दूर से ही प्रणाम किया, पास न आया। उमा उसे पकड़ने जा रही थी तो क्षेत्रमोहन ने इशारा से रोककर कहा, जाने दो, इस कुबेला में छूने की जरूरत नहीं तो बेचारे को अभी नहाना पड़ेगा। सोमेंद्र, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? सोमेंद्र ने कहा, पूज्यपाद श्रीमद् भागवत पढ़ रहे हैं। क्षेत्रमोहन, हम लोग खड़े हैं, अपने श्री पिताजी को जाकर खबर दो। उन्हें खबर मिल गई, वे आ रहे हैं। कुछ समय बाद खड़ाऊं पहने शैलेश नीचे आ गए। नीचे धोती, ऊपर कुर्ता, माथे पर हल्की सी चोटी छोड़कर उनकी बाहरी शक्ल सूरत में कोई खास परिवर्तन ना दिखा, लेकिन भीतर से वे बहुत कुछ बदल गए। यह बात पलक मारते ही दिख गई। अत्यंत विनीत भाव कोमल वाणी से उमा और विभा ने प्रणाम किया तो शैलेश ने दूर खड़े ही आशीर्वाद दिया। छू जाने के ख्याल से पास नहीं है। क्षेत्रमोहन, क्यों जी, घर में जरा बैठने की जगह नहीं है क्या? शैलेश ने लज्जित होकर कहा, बाहर का कमरा तो गंदा पड़ा है, सफाई करानी होगी। क्षेत्रमोहन, तो अब इस समय हम लोग विदा होते हैं। फिर सोमेंद्र को लक्ष्य करके बोले, अब हम चलें, शायद हम लोगों की अब यहाँ कोई विशेष जरूरत ना होगी। फिर भी तुमसे कहा जा रहा हूँ, यदि कभी बैठने की जगह हो जाए तो मुझे खबर कर देना बेटा। शैलेश चुप खड़े रहे। लौटते समय गाड़ी में विभा ने किसी से बात भी नहीं की। उसकी दोनों आंखों से आंसू गिरने लगे। एक बात जरूर ये लोग आज निश्चय से समझ गए कि अब इस घर में इनके लिए कोई स्थान नहीं। दादा चाहे जो भी करे, सोमेंद्र को वह जबरन पकड़ लाएगी। अपने पति के निकट विभा ने यह प्रतिज्ञा की थी। स्नेह की यह उक्ति इस दंपति को बार बार याद आने लगी, पर लज्जावश किसी ने इसका उल्लेख नहीं किया। इसके बाद 1 महीने से ऊपर बीत गया। इतने समय में आत्मीयों और परिचित बंधु समाज में बात ने ऐसे आवृत की सृष्टि कर दी मानो यह सत्य के भीतर ही आबद्ध रहना नहीं चाहती। एक मुंह से दूसरे मुंह, उससे तीसरे, पल्लवित होकर सारी चीज ने ऐसा कुत्सित आकार धारण किया कि जब अब विभा के लिए कहीं आना जाना भी कठिन हो गया। कोई रास्ता ही नहीं सूझ पड़ता। क्षेत्रमोहन जानते थे कि दुनिया में हर तरह की उत्तेजना धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। धीरज रखना ही एकमात्र उपाय है। अनिश्चित पद से सुनिश्चित की आशा ही मनुष्य को पागल बनाकर निरंतर धक्का देकर चलाया करती है। इसके ऊपर प्रचंड विभीषिका है उषा। मित्र और शत्रु भाव से सर्वनाश की बुनियाद डाल गई, और किसी तरह से कोई खबर पाकर यदि कहीं वह आ पहुंचे तो फिर और भी कुछ बाकी न रहेगा। अब उषा का नाम लेने पर केवल विभा के ही नाम नहीं, उमा के भी, यहाँ तक कि क्षेत्रमोहन के भी तन बदन में मानो आग लग जाती। वास्तव में अगर उसे ना बुलाया जाता तो शायद ऐसी परिस्थिति किसी भी दिन ना आती। आज रविवार था। सवेरे सवेरे दोनों बैठकर आलोचना कर रहे थे। जिस दिन से अपमानित होकर लौटे, फिर कभी इन लोगों ने उधर का मुंह नहीं किया, लेकिन खबर उस घर की सब मिलती रहती थी। गुरु भाइयों के दल ने अब तक शैलेश के घर से हिलने का नाम नहीं लिया, और श्री गुरुदेव तथा गोसाइन जी ऊपर वाले कमरे में उसी तरह विराजमान है। सांझ सवेरे भजन कीर्तन बेरोक टोक चला करते हैं। भोग आदि की व्यवस्था भी उत्तरोत्तर श्रीविद्धि लाभ कर रही है। ये सारे समाचार नियमित रूप से विभा के कानों तक पहुंचते रहते। अब एक बिल्कुल नई बात सुनी गई है कि श्री नवद्वीप धाम में जमीन खरीदकर शैलेश ने गुरुदेव के लिए आश्रम बनवाने का इरादा किया, और इसलिए वह बहुत सा रुपया उधार लेने की चेष्टा में घूम रहे हैं। विभा ने उदास होकर कहा, अगर यह सब सच है तो क्या एक बार दादा को बचाने की कोशिश भी ना करोगे? क्षेत्रमोहन, क्या कर सकता हूँ बतलाओ। विभा चुप हो गई। किस तरह क्या हो सकता है वह क्या जाने।
क्षेत्रमोहन अचानक ही कह उठे, उस दिन के बाद से हम लोग कभी उधर नहीं गए, चलो आज एक बार हो आए। विभा का हृदय भीतर से सचमुच रो रहा था, अतः आज मान गुमान के लिए कोई स्थान न रहा। सहज ही सम्मत होकर बोली, चलो। आज उन्होंने उमा को साथ नहीं लिया। उस लड़की के आगे और अधिक लज्जित होने की प्रवृत्ति न हुई। जब मोटर शैलेश के दरवाजे पर पहुंची तब 10 बजे थे। बाहर वाली बैठक आज खुली हुई थी। दोनों गुरु भाई जमीन पर बैठे एक बड़ा सा पोटला कसकर बांध रहे थे। क्षेत्रमोहन ने पूछा, शैलेश बाबू घर में हैं? नहीं, वे परसों नवद्वीप धाम को गए हैं। कब लौटेंगे? कल या परसों सवेरे। बाबू का लड़का घर में है? दोनों सिर हिलाकर बोले, हाँ है। इसके बाद वे अपना काम करने लगे। इसके बाद घर के भीतर घुसते ही दोनों की नज़र पड़ी स्टडी रूम के दरवाजे पर। वही पुराना पर्दा झूल रहा है। जरा सा हटाते ही दिख पड़ा कि पुराना सब सामान अपनी अपनी जगह पर है। विभा बोली, इन दोनों आदमियों को हटाकर दादा ने फिर कमरे की श्री शोभा लौटा दी है। इतनी सी सद्बुद्धि भी उन्हें नहीं कभी उपजेगी, मुझे आशा ना थी। विभा की बात पूरी होते ना होते अचानक पीछे से शब्द सुनकर जो लौटकर देखा तो दोनों हैरानी में आ गए। जबान बंद हो गई। सोमेंद्र कहीं बाहर गया था और रबड़ की गेंद उछालता उछालता सामने से चला आ रहा था। कहाँ गई वह कंठी माला, कहाँ गई वह चोटी, और कहाँ गया वह ब्रह्मचारी का वेश? नंगा बदन, लाल किनारी की जरीदार धोती, सिर पर बंगाली लड़कों के ढंग से छटे हुए बाल और पैरों में वर्निश का पंप शू। वह दौड़ा आया और विभा से लिपट कर बोला, बुआ जी, माँ आ गई, रसोई घर में खाना बना रही है, चलिए ना। यह कहकर वह विभा को खींचने लगा। विभा स्तब्ध रह गई। क्षेत्रमोहन, तुम्हारी माँ ही है सुमेंद्र? इसलिए तो। हाँ, कल दोपहर को आई है, चलिए ना फूफा जी रसोई घर में। चलो। तीनों रसोई घर तक पहुंचे तो उषा आहट पाकर हाथ धोकर बाहर आ खड़ी। विभा ने जूते खोलकर प्रणाम किया और कहा, यह क्या कांड है भाभी? उषा ने विभा की ठोड़ी छूकर चुंबन किया, फिर हंसकर कहा, देखा तो सब भाई, बालक की शक्ल देखकर रोना आ गया। मैंने चटपट आला माला तोड़कर फेंकी और नाई को बुलाकर इसके बाल कटवाए। फिर नए कपड़े, नई कमीज, नए जूते खरीद कर पहनाए। तब कहीं उसकी तरफ देखा गया मुझसे। लेकिन आप लोग क्या करते रहे, कहिए भला, कहकर उसने कटाक्ष से क्षेत्रमोहन की ओर देखा। क्षेत्रमोहन ने कहा, यह सब कहने की जल्दी नहीं भाभी जी, आहिस्ते तथा शांति से सब कुछ बतला सकूंगा। इस समय ऊपर चलिए और पहले कुछ खाने को दीजिए। और हाँ, गुरु भाइयों को तो देखा अभी बाहर बैठे गठरी बांध रहे हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद युगल मूर्ति का क्या, ऊपर तो नहीं है ना? उषा ने हंसते हुए कहा, नहीं, कोई डर नहीं, वे नवद्वीप धाम गए हैं। पूछता हूँ, अब लौट कर तो नहीं आएंगे? उषा ने उसी तरह हंसकर कहा, नहीं। क्षेत्रमोहन, भाभी जी, आपको ऐसी सुबुद्धि उपजेगी, यह तो हम लोगों को स्वप्न में भी नहीं, कल्पना नहीं की। ब्राह्मण कुमार की तुलसी माला अपने हाथ से तोड़ दी आपने, चोटी कटा दी, यह सब क्या है, कहिए तो। उषा ने हंसते हंसते क्षेत्रमोहन की ही बात को लौटा कर कहा, ठीक तो है, कहने की ऐसी क्या जल्दी पड़ी है जमाई बाबू, फुर्सत से कहूँगी। अभी तो ऊपर चलिए, पहले आप लोगों को कुछ खाने को तो दूँ।